मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शल माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं इस चैनल को, ऐसे ही देते रहें और हम आपके लिए कुछ न कुछ नया हमारे संस्कृति, हमारे आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ें लाते रहेंगे। मित्रों, हम बात कर रहे हैं आजकल महाकुंभ की, और महाकुंभ के हम अनेक पक्षों की बात कर रहे हैं। हमने साधु संतों की बात की, नागा साधुओं की बात की, अघोरी बाबाओं की बात की। आज हम बात कर रहे हैं कि महाकुंभ के कारण जो अर्थव्यवस्था में जंप मिलेगा। जब भी कोई एक त्यौहार होता है, कोई भी एक आयोजन होता है, उसके आयोजन के कारण एक इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है और उससे एक रेवेन्यू जनरेट होता है। और उस रेवेन्यू यानी जो आय होगी, उससे जिस राज्य में प्रोग्राम है उसकी इनकम बढ़ेगी, और जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी इनकम बढ़ेगी। क्योंकि जब भी आप घर से जाते हैं, कहीं टूरिस्ट स्पॉट में आप जाते हैं, तो कुछ पैसा खर्च करके आते हैं, यानी आपके जेब से कुछ पैसा खर्च हुआ और जहाँ आप गए वहाँ से 10 लोगों का, 20 लोगों का भला हुआ। तो ये इतना बड़ा त्यौहार है, इतना बड़ा कुंभ है कि 45 से 60 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। और उसका क्या इम्पैक्ट होगा और उसके क्या क्या रंग होंगे, उस पर हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिम मिश्र जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने अनेक पहलुओं पर बात की है, आज हम उसके आर्थिक पहलू पर बात करेंगे। तो पहले कि आपका क्या अनुमान है, क्योंकि जो राज्य सरकार कह रही है वो तो एक अनुमान है, और जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं कि इससे कितनी अर्थव्यवस्था में कितना जंप आएगा, उत्तर प्रदेश की, और जो प्रयागराज के लोग हैं उनकी, और देश के कितने, तीन पक्ष हैं इसके। देखिए, इस तरीके के जो धार्मिक आयोजन होते हैं, उन धार्मिक आयोजनों से जहाँ आपको आध्यात्मिक लाभ मिलता है, आत्मिक संतोष मिलता है, तो वहीं ये इस तरीके के जो आयोजन हैं वो अर्थव्यवस्था में भी बड़ी सहायता करते हैं, बड़ा सहायक होते हैं। और कुंभ तो दुनिया का सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। मुझे लगता है इतना बड़ा शायद कहीं नहीं होता है जितना बड़ा हमारे जो महाकुंभ है। इतनी बड़ी संख्या में एक जगह एकजुट होना, क्योंकि जिस वक्त हरिद्वार में कुंभ हुआ था उसमें 25 लाख लोग आए थे एक दिन में, वो सबसे बड़ा था। देखिए, अलग अलग दावे हैं। मक्का मदीना में कहा जाता है कि एक दिन में लाखों लोग वहाँ भी जुड़ते हैं, लेकिन महाकुंभ जो है, ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 45 दिन तक चलेगा, और 45 दिन में दुनिया के 35 देशों की आबादी के बराबर के श्रद्धालु यहाँ आ चुके होंगे। बिल्कुल। तो आप अंदाज लगाइए, 45 देशों के श्रद्धालु यहाँ 45 दिन में 35 देशों के श्रद्धालु, इतने जितनी उनकी आबादी है उतने यहाँ श्रद्धालु यहाँ आ चुके होंगे। लोग इस प्रकार के धार्मिक आयोजन में या महाकुंभ में लोग जा रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, पापों को धोने के लिए, गंगा में, पवित्र गंगा में अमृत तलाशने के लिए। और ये धार्मिक यात्रा जो है किस तरीके से प्रदेश की, देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ा रही है, ये एक बड़ा रोचक पहलू है। इसको रेवेन्यू का सोर्स आज की डेट में नहीं माना गया। इसकी बड़ी पुरानी परंपरा, मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि अंग्रेजों के ज़माने में भी अंग्रेजों की नज़र इसी बात पर पड़ी थी कि इसमें जो श्रद्धालु आ रहे हैं या जो भीड़ आ रही है, उस भीड़ से हम पैसे को कैसे जनरेट करें, रेवेन्यू जनरेशन कैसे हो। तो उन्होंने क्या किया था कि कुंभ टैक्स लगा दिया था। लेकिन अब आज़ाद भारत में अब कोई टैक्स की ज़रूरत नहीं है किसी श्रद्धालु पे, अपने देश के किसी नागरिक पे। आप जाइए, वहाँ कोई टैक्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस महाकुंभ में लक्ष्मी जी छप्पर फाड़ के पैसा बरसा रही। हाँ, क्योंकि जो भी श्रद्धालु जाएगा वो कुछ ना कुछ वहाँ खर्च करेगा। तो छप्पर फाड़ के पैसा जो बरसा रही हैं लक्ष्मी जी, अब किसके हिस्से में वो कितना आता है, ये तो पात्रता पे निर्भर करता है। पात्रता पे कुछ उसके भाग्य में कितना लिखा हुआ है। हाँ, उसके भाग्य में कितना लिखा है। लेकिन
मतलब लक्ष्मी जी बहुत मेहरबान है इस महाकुंभ में। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, एक जिला और बना दिया उन्होंने, अभी ये कुंभ नगर को ही बना दिया, 76 जिले हो गए। इसके कारीगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, तमाम कारीगर। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी कुंभ की शुरुआत ही है, लेकिन अब तक 10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर जो छोटे छोटे कारीगर और जो छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं उनको मिल चुके हैं। हाँ, और इस मेला क्षेत्र में उनकी प्रदर्शनियां भी लगी हुई हैं। हाँ, ताकि लोग जाएं तो उनसे जो उनको पसंद आएगा उनका ऑर्डर कर दें। मैं उसी की वजह उसी से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेला क्षेत्र के अंदर तमाम छोटी छोटे जो इकाइयां हैं उनके स्टॉल लगे हुए हैं, तमाम जो लोग स्वयं सहायता ग्रुप में जो चीज़ें बनाते हैं उनके स्टॉल लगे हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं श्रद्धालु जब जा रहा है तो उनसे प्रभावित हो रहा है, और उन चीज़ों से क्या है कि उनका वो ऑर्डर करता जा रहा है। आप ये समझ लीजिए कि खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे जंप मिलेगा। इस बार कुंभ जो है, कुंभ के आयोजन का खर्चा सबसे ज़्यादा है। पिछली बार अखिलेश सरकार में 4300 करोड़ का हुआ था, इस बार 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 7,500 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने खर्च किए। हाँ, उसकी लेकिन देखिए तैयारी में। हाँ, ये 7,500 करोड़ रुपए जो है, ये इससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा आपको रिटर्न देने की स्थिति में है। उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा। हाँ, सरकार का अनुमान है कि 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व और 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा। आज नए आंकड़े आए हैं और आज कहा है स्टेट गवर्नमेंट ने कि करीबन 4 लाख करोड़ रुपए का। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट आपको बढ़ाती एक अनुमान, हाँ, एक अनुमान बढ़ाती वो तो लास्ट में पता लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट के दावों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके दावों की बात कर रहे हैं जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थव्यवस्था देख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत एक्यूरेट हो, एक अनुमान है कि 2 लाख करोड़ हो सकता है 3 लाख करोड़ भी हो जाए, हो सकता है कि 2.25 लाख करोड़ भी हो। हाँ, पर एक आयोजन पे हाँ, मतलब 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व और 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार का अनुमान मांगते हैं। अब आप ये समझिए कि देखिए, जूता चप्पल, आपके जो दर्जी, छोटे जो बस सिलने वाले से लेके, और जो हवाई जहाज चला रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, जिनकी चार्टर प्लेन जा रहे हैं, जिनके जो हेलीकॉप्टर प्राइवेट पे जो जा रहे हैं, वो सब के सब इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और इंडिगो ने तो अपने जो टैक्सी सेवा शुरू कर दी, वो तो हर आधे घंटे में वहाँ एक प्लेन उतर रहा है। मतलब आप समझिए कि महाकुंभ जो है वो लक्ष्मी जी का गेटवे हो गया। गेटवे हो गया, बिल्कुल ठीक है ना, महाकुंभ लक्ष्मी जी का गेटवे हो गया कि महाकुंभ से खूब धन की बरसात हो रही है और खूब लोगों को फायदा हो रहा है। अब देखिए, इतने बड़े आयोजन के लिए तमाम चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आपको आंकड़ा आप सुन के ताज्जुब रह जाएंगे कि जो किराने का सामान है उससे जो है, मतलब कितनी कमाई किससे होगी। छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, किराने का जो सामान है उससे 4,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। जो खाद्य तेल है, सरसों का तेल है, सनफ्लावर का तेल है, मूंगफली का तेल है, इससे 2,500 करोड़ की होगी। 22,000 करोड़ रुपया सब्जियों पे खर्च होगा। इतने लोगों के लिए खाना पीना चाहिए, खाना भी चाहिए वहाँ। तो अगर आलू पूड़ी भी उन्होंने खाया। हॉस्पिटलिटी जो है वो 2,500 करोड़ की है। जो उनके जो आपके होटल वगैरह हैं, गेस्ट हाउस वगैरह, और बाकी जो और हैं वो 3-4 हज़ार करोड़ रुपया और अन्य मदों में, तमाम मदों में खर्च हो जाएगी। मतलब कुल मिला के आप ये समझिए कि महाकुंभ में जाने वाले जो श्रद्धालु हैं और जो उनकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो मतलब उनकी रोज़मर्रा के काम से जुड़ी हुई ज़रूरतें हैं, उस पर 17,500 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। बिल्कुल, आप समझिए इस चीज़। और इसके अलावा जो हॉस्पिटल वाले हैं वो अलग, क्योंकि ठंड है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, भीड़ भाड़ है, किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी माता ही प्रसन्न हो रही हैं, रोजगार के साधन भी क्रिएट हो रहे हैं, रोजगार भी लोगों को मिल रहा है। रोजगार और लक्ष्मी आय दोनों चीज़ें इस बड़े आयोजन से हो रही है।
आप होटल में चले जाइए, रेस्टोरेंट में चले जाइए, छोटे छोटे खोमचे वाले खाने पीने जो ढाबे। जिन्हें स्ट्रीट वो कहते हैं, हाँ, स्ट्रीट फूड स्ट्रीट वाले, फूड, सड़कों पे चले जाइए। हवाई जहाज, रेल यात्रा, तमाम बसें, प्राइवेट टैक्सियाँ, ई रिक्शा, ई रिक्शा, रिक्शा, तांगा। तांगा, इस तरीके की आप ये समझ लीजिए कि इनकी मांग जो है 80 से 100 गुना बढ़ गई है इस समय। हाँ। मतलब अगर एक ई रिक्शा वाला प्रयागराज में दिन में 50 रुपए कमा रहा था सामान्य दिनों में, तो इस समय वो 500 रुपये उसकी इनकम हो रही है, बिल्कुल उतनी मेहनत में। बिल्कुल। अब देखिए वहाँ सारी मूलभूत जरूरतों की सारी व्यवस्थाएं की गई, सुरक्षा सेवाएं हैं, तमाम प्राइवेट गार्ड लगे हुए हाँ, हैं, गार्ड लगे हुए हजारों, तमाम प्राइवेट सिक्योरिटीज जो कंपनियां हैं उनको फायदा हो रहा है, सफाई सेवा है, सफाई के लिए सफाई का ठेका तमाम कंपनियों को मिला हुआ है, हजारों वहाँ सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। और सफाई पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि देखिए कितना बढ़िया मैनेजमेंट है कि श्रद्धालु वहाँ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पूजा अर्चन करते हैं गंगा जी का, और उसमें क्या करते हैं कि पूजा सामग्री भी बहा देते हैं, हालांकि मनाही है, फूल लेकिन फिर भी डाल देते हैं। फूल डाल देते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया है कि जो घाट बनाए गए हैं उन घाटों के आसपास 40 नावें तैयार की रखी गई हैं, उन पे 3-3, 4-4 सफाई कर्मचारी बैठे हुए नेट लेके, और जैसे ही उन्हें कोई चीज़ दिखाई पड़ती है, फूल या कोई पोटली या कोई पूजा का सामान, उस नेट में से वो निकाल लेते हैं। कचरा मैनेजमेंट का ये काम किया गया, फटाफट का किया गया। और रात को भी जब लोग घर चले जाते हैं, हाँ, तो रात को वो रात भर सफाई करते हैं, ताकि सुबह जब श्रद्धालु आए तो साफ मिले, पूरे घाट हमें साफ मिले। तो एक जो अनुमान है और जो विशेषज्ञ बता रहे हैं उनका मानना ये है कि कम से कम जो 10,000 से 15,000 लोगों को इस महाकुंभ में 45 दिनों में रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। और ये जो कारीगर हैं जो कहाँ से आ रहे हैं, ये सब प्रयागराज के आसपास के एरिया से आ रहे हैं, जो प्रयागराज के आसपास के ज़िले हैं। हाँ। देवरिया है, बलिया है, महाराजगंज है, किशनगंज है, कुशीनगर है, कौशाम्बी है, कानपुर है, चित्रकूट है, बनारस है। हाँ, बनारस है। तो उस आसपास के एरिया से जो है श्रमिक जो कारीगर हैं, जिनके जो अपने हाथों से जिनका हुनर है और वो करते रहे, उनके सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिकते हैं, वो सब वहाँ आ गए हैं इस वक्त। अब देखिए जैसे कि गौतम बुद्ध नगर अपना नोएडा, कानपुर, गाजियाबाद, बनारस, मिर्जापुर, उन्नाव, यहाँ पूजा का सामान बड़े मात्रा में बनाया जाता है। हाँ। जैसे कि पूजा की सामग्री, पूजा के लिए कपड़े, जो पूजा के स्मृति चिन्ह होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन जगहों पे ज़्यादा बनाई जाती हैं। तो इस जगह में जो है इनके यहाँ के जो कारीगर हैं उनके लिए लक्ष्मी माता जो है पूरी तरीके से दयालु हो, कृपालु हो गए, और रात दिन लोग काम कर रहे हैं। हाँ। अब गोरखपुर, मेरठ, हापुड़, लखनऊ, सीतापुर, कन्नौज, इटावा और झांसी, इन जगहों पे जो क्राउड मैनेजमेंट की एजेंसी काफ़ी हैं, बिजली से जुड़े हुए लोग हैं, स्वच्छता से जुड़े हुए लोग हैं, पानी की आपूर्ति कैसे निर्बाध हो, सुचारू रूप से होती रहे, तो इन लोगों के जो कारीगर हैं या इन लोगों के जो व्यापारी हैं उनके लिए महाकुंभ ने उन्हें मालामाल कर दिया है। बिल्कुल। पर्यटन, परिवहन, पूजा पाठ की सामग्री, मथुरा, वाराणसी, कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, बागपत, यहाँ करोड़ों रुपए का इन लोगों के ऑर्डर मिले हुए और पूरी अभी भी भरपाई नहीं हो पा रही है। अब देखिए टेंट सिटी जो बनी है वहाँ पे, उसमें कम से कम 3,000 के करीब रोजगार वहाँ उपलब्ध हुए उन टेंट सिटी पे, केवल टेंट सिटी बने हैं। ऐसे ही प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाली कई चीज़ें जो जिनका स्पेशलाइजेशन किया जाता है, जो ब्रांड्स माने जाते हैं, और देश के भी लोग हैं, इन लोगों ने वहाँ पर जिस स्टॉल लगाया है और उन स्टॉल में कम से कम जो है 10,000 युवाओं को रोजगार मिला है, क्योंकि वो प्रमोट कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि महाकुंभ जैसा आयोजन, और चूँकि अभी हम महाकुंभ की बात कर रहे हैं, तो महाकुंभ से जहाँ हमको एक आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है,
सामाजिक समरसता को जन्म मिल रहा है, आत्मिक संतोष मिल रहा है, लोग पुण्य कमा रहे हैं वहाँ जाके। वहीं जो है लक्ष्मी जी की कृपा इतनी बरस रही है कि आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 1% की बढ़ोतरी होने जा रही है। बिल्कुल हाँ, अब 1% बहुत बड़ा होता है। किसी का अगर 5% से बढ़कर 6% हो जाए तो समझिए कि कितना गुना रोजगार बढ़ेगा, कितना गुना रोजगार बढ़ेगा। और इस वक्त जब पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि स्लो डाउन चल रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की जीडीपी वो जो रॉकेट की तरह चल रही है। अब आप ये समझिए कि रुद्राक्ष की माला बेचने वाली या तुलसी की माला बेचकर लोग एक दिन में 10,000 रुपये कमा रहे हैं। हाँ, कल तो एक मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। वृंदावन से, मथुरा से, हालांकि बहुत सी जगहों से गए हैं, बनारस के भी हैं बच्चे। मथुरा, वृंदावन, बनारस, ये जो धार्मिक हमारे शहर हैं, यहाँ से कुछ छोटे छोटे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे का मतलब 15 साल 18 साल के, इस तरीके के गए वहाँ जो हैं, वो खाली माथे पे तिलक लगा रहे हैं। अब वो उसी का ही कोई उनको 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये जो दे तो रहे हैं। आप ये समझिए कि वो तिलक में कहीं शंकर जी बने हुए, कहीं लिखा है सीताराम, कहीं लिखा है भगवान शिव, कहीं लिखा है बम बम भोले। वो उनके पास जो सांचा होता है, सांचा बना हुआ, सांचा को सीधे लगा देते हैं। अब वो उस तरीके के बच्चे जो है एक एक दिन में 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। तो कितने बड़ा आय का स्रोत है। हाँ। धर्म का धर्म और लक्ष्मी की लक्ष्मी, हाँ, एक साथ इस तरीके तो पूरा इकोसिस्टम। हाँ। ये कहीं भी आप, जैसे कहीं किसी शहर में क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच तो एक ही दिन के लिए होता है, लेकिन उसी क्रिकेट मैच के कारण उस शहर का लगभग आप सोचिए कि 1 साल का खर्चा निकल जाता है। देखिए वो क्रिकेट मैच तो अलग चीज, एक दिन का नहीं, हाँ, एक दिन का होता हो, लेकिन ये तो हमारी आस्थाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं कि हमें इसका धार्मिक लाभ भी मिल रहा है, हमें पुण्य भी मिल रहा है, और उस पुण्य के बहाने लक्ष्मी जी जो है मालामाल लोगों को कर रही हैं। हाँ, कि सबके गरीब अमीर सबके कुछ न कुछ दे के जा रही है। तो अब आप कहिए, कौन कहता है कि साहब, या आप ये कहते हैं कि मेलों से क्या होता है, जो अभी आलोचक हैं, जो दूसरे देश हैं, कि इनसे क्या होगा, उनसे क्या होगा, तो वो आके अगर देखेंगे यहाँ तो उनको समझ में आएगा। जैसे पाकिस्तान जैसा आके देख ले तो उसको समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी जितनी टोटल जीडीपी है उतने का वहाँ पर केवल 45 दिन में काम होगा। उतना केवल प्रयागराज में हो गया, और जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, हाँ, उससे 3 गुना ज्यादा तो हमारे यहाँ दर्शक, हमारे यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। तो अब कौन कहता कि अमृत नहीं वहाँ बरस रहा है? यही तो अमृत है। आज के आपकी गरीबी दूर हो रही है। आपके मेटीरियलिस्टिक युग में, जिस समय भौतिकतावादी युग में, यही तो अमृत है। आपको लक्ष्मी दोनों हाथ से, खुले हाथ से लक्ष्मी आप जो है आपको मिल रही है, मालामाल कर रही है। बिल्कुल। तो ये होता है हमारे धार्मिक आयोजनों का। बिल्कुल। तो ये तो आम के आम और गुठली के दाम, यानी आप बस एकदम जो सही आपने कहा। जो हमारा धार्मिक आयोजन है उसमें आप भगवान का आशीर्वाद तो ले रहे हैं, आप अमृत चख रहे हैं वहां जाकर। हाँ। जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी में इसमें डुबकी लगाना तो अमृत के बराबर होता है। और यहाँ लक्ष्मी जी जो आपको मालामाल कर रही हैं, जो लक्ष्मी जी आपको धन धान्य से संपन्न कर रही हैं, वो अपने आप में एक उदाहरण है। और वो उदाहरण दुनिया के लिए भी है, क्योंकि आप ऐसे आयोजन करते हैं तो एक इकोसिस्टम तैयार होता है और उसे निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था बढ़ती है। और ये केवल अभी डॉक्टर साहब अभी नहीं, जब दुनिया में, केवल भारत में नहीं, जब दुनिया में अकाल आया, विपदा आई, तो उस समय के शासकों ने, उन राजाओं ने पैसा खर्च किया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये आप सोचो कि यहाँ तो कोई अकाल नहीं है, कोई आपदा नहीं है। सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए खर्च किया और बदले में यहाँ 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपए। वो देखिए, उसके साथ देखिए कि आप ये देखिए कि भूखे को खाना मिल रहा है, हाँ, और व्यापारी को व्यापार मिल रहा है, बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है। कितना यूनिक चीज है, यूनिक चीज है। मतलब इकोसिस्टम पूरा तैयार हो गया ना, गेटवे बना दिया है, मतलब महाकुंभ गेटवे बन गया इन चीजों का। तो अब आप देखिए कितनी बड़ी चीज है। और लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है और ये है, इस तरीके के लोग। तो ये तो साक्षात, अगर आपको यकीन नहीं हो, साक्षात लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। महाकुंभ में जाइए, महाकुंभ अपने आंखों से देखिए कि इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे जो दर्शक हैं वो जरूर इससे लाभान्वित हुए होंगे। आज हमारा एक और पक्ष रहता है, एक और हमारा एपिसोड रहता है कि आप एक टिप्स देते हैं। आज मैं
आपको युवाओं के लिए टिप्स दूंगा। बिल्कुल। वैसे तो वो सभी के लिए है, जी। लेकिन मेरा मानना है कि युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, तो छात्रों और युवाओं के लिए एक टिप्स है। और वो टिप्स जो है वो बेसिकली साइंस से भी जुड़ा हुआ है जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं। तो करना क्या है कि बच्चे या यूथ जो भी जिस ग्लास में पानी पीते हैं घर में, तो उस ग्लास पे पानी पीने से पहले उसमें जो है जो भी अपनी इच्छा है, अपनी कामना है, जो मतलब टारगेट है उनका, जो उनका लक्ष्य है, उसको 4-5 बार बोल दें उसी में मुंह करके, और उसके बाद पी लें। फिर जब पिए तो फिर बोल दें। बार बार करेंगे तो शब्द जो है इस और पानी ब्रह्मांड से जुड़े हुए होते हैं। तो जो आप बोल रहे हैं, और वो एक अच्छे वाहक का काम करता है, जल जो है, मतलब जो आप बोल रहे हैं वो सीधे वहां तक पहुंचाने का काम करता है आपको पास, ईश्वरीय शक्तियों के पास। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे अच्छा तरीका, सबसे सस्ता तरीका है। और अब आप कहिए, पानी से बात कीजिए और उस पानी को पी जाइए आप, तो वो जल बन जाता है। और आपके शरीर, चूंकि हमारा शरीर ही 80% तो पानी है, तो वो आपकी जो ब्रह्म से जो आप जोड़ता है, उसे उन जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई अपना यूट्यूब चैनल को ही ग्रो करना चाहता है, कोई मकान लेना चाहता है, कोई ऑडी कार लेना चाहता है, तो ये इसका लक्ष्य कैसे हासिल करें, उसके लिए जो आपने बताया है, एक तो ये है। दूसरा क्या है कि अगर आप, अब बच्चे हैं, बाहर निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करने यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो जब अपनी पानी की बोतल ले जाते हैं उसमें एक स्लिप लगाते हैं जो उनकी अपनी इच्छा हो, और फिर उसमें से घूट घूट के पानी दिन भर पीते रहे। तो स्लिप लगाने का मतलब ये है कि जैसे ही वो बोतल निकालेंगे तो वो स्लिप उनको दिमाग में फिर से आएगी, और मतलब वो कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, एक बार मन से पढ़ेंगे, बोलेंगे नहीं लेकिन मन से जरूर पढ़ेंगे कि क्या लिखा उनका लक्ष्य क्या है। तो एक तो वो चीज हो जाएगी। है क्या कि इसका देखो पौराणिक क्या है कि अगस्त मुनि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र को पी लिया था। बेसिकली पी नहीं लिया था, आज भी कहते ना घोट के पी गए क्या, ये कहावत में कहते घोट के पी गए क्या, वो एक जो सिंबॉलिक होता है। तो वो उन्होंने सामुद्रिक ज्ञान का जो है पूरा इतना ज्ञान उनको प्राप्त था कि वो मतलब उन्होंने पी लिया था। तो ऐसे क्या है कि इसमें जो चीज़ आप बार बार बोलेंगे, जो रिपीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और उसका लोगों को फ़ायदा मैंने होते हुए देखा है, और मुझे लगता है कि जो करेगा उसको भी फ़ायदा होगा। और आप जरूर करिए, और अपने बच्चों को भी बताइए, अगर आपकी कोई इच्छा हो उसके हिसाब से काम करें। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों को, अपने खासकर हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको, ताकि वो उसको भारत की संस्कृति, भारत का अध्यात्म, भारत के जो गूढ़ रहस्य हैं उनके बारे में जानकारी मिलती रहे। और आज के लिए इतना ही, जरूर इसको आप शेयर कीजिएगा। कल एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।